गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबको आवाज आ रही है? हाँ सर। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का वन शॉट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। बोल भी नहीं रही हूँ। म्यूट करो बेटा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज वेयर द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। एक ऐसा स्टेज किसी भी रिएक्शन के अंदर जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, सेम। अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी जैसे ये रिएक्शन है वो दो डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे ए से बी भी जाता है और बी से ए भी जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स या फिर बैकवर्ड रिएक्शन, बराबर है। जब दोनों रिएक्शंस का रेट सेम हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज वेयर द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे हमेशा याद रखना, एट डैश इक्विलिब्रियम आपके रिएक्शन वेसल में, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिएक्शन वेसल में रिएक्टेंट भी होंगे एंड प्रोडक्ट भी होगा। आपका रिएक्शन वेसल में रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम अगर आपको अटेंड करना है तो हमेशा याद रखना, यू शुड हैव अ क्लोज्ड वेसल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक एक कवर कर रहा हूँ। अगर आपका वेसल क्लोज नहीं है तो आप कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकते। तो इक्विलिब्रियम के लिए मस्ट कंडीशन इज क्लोज वेसल होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट नंबर नेक्स्ट है। अगर समझो ये एक कंटेनर है और ये हमारा यहाँ पे इसके ऊपर कवर किया हुआ है, जब तक कवर नहीं करेंगे तब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पे अंदर ये आपका मैटर है, दिस इज अ सिस्टम और ये मैटर है। अब ये जैसे लिक्विड है, अभी लिक्विड किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? समझो गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिक्विड हो गया, यहाँ पे ऐसे गैस मॉलिक्यूल होंगे, तो लिक्विड भी और गैस भी है। तो ये हो गया आपका लिक्विड स्टेट और ये हो गया आपका गैसियस स्टेट, बराबर। तो लिक्विड एंड गैस दे आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब जे जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा, जितना वो लिक्विड से गैस में जा रहा है उतना ही वो गैस से वापस लिक्विड में भी आएगा। इसका मतलब इट हैज टू बी इन क्लोज वेसल। अगर वेसल क्लोज नहीं होगा तो वो तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और वो तो फिर डिफ्यूजन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम के लिए क्लोज वेसल होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक मिनट रुक जाओ। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिएक्टेंट ज़्यादा भी हो सकता है या तो फिर प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बराबर है। तो तीन कंडीशन है, बट इक्विलिब्रियम पे इतना याद रखना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, याद रखना। तो बच्चों इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या मस्ट कंडीशन है बताओ। इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी होंगे। एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। याद रखना इक्विलिब्रियम पे आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, मतलब क्योंकि वो फॉरवर्ड में भी जितना स्पीड से जा रहे हैं उतने रिवर्स जा रहे हैं, तो आपको लगेगा ही नहीं कि रिएक्शन हो रही है। बट रिएक्शन एक्चुअल में स्टॉप होती नहीं है और इसी को हम लोग इसका बोलते हैं डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर, डायनामिक नेचर का मतलब होता है नन ऑफ द रिएक्शन स्टॉप्स, नन ऑफ द रिएक्शन स्टॉप्स बट both occurs at but both occurs at same rate। दोनों सेम रेट पे होता है, इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं कि वो स्टॉप हो चुका है, बट रियल में वो स्टॉप होता नहीं है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, डायनामिक नेचर। तो अगर आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें बोलेंगे, असर्शन में बोलेंगे इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, तो ये तो राइट है। और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन आएगा
none of the reaction stops but both occurs at dash rate same rate is therefore it seems that ये stop हो चुकी बट रियल में stop होती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसका मतलब है एक्टिव मास। और उस कंसेप्ट का क्या मतलब है? एक्टिव मास। अब ये एक्टिव मास क्या होता है? ठीक है, सर वो ग्राफ बताइए ना। क्या ग्राफ क्या और बोल रहे हैं बड़े सर, क्या बोल रहे हैं? ग्राफ ग्राफ में प्रॉब्लम होता है सर, वो रेट में, मतलब कंसंट्रेशन और रेट में। कॉन्सेंट्रेशन रेट में क्या? ग्राफ ग्राफ। हाँ वो ग्राफ आगे आएगा ना, टेंशन मत लो। अच्छा जी ठीक। हाँ, आगे करवाऊंगा मैं। ठीक है, एक्टिव मास का हम्म, मतलब क्या होता है बच्चों? एक्टिव मास का मतलब होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं? मोलारिटी। मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो इसका यूनिट कभी अगर आपको पूछा भी जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर भी इसका कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हो सकता है। तो एक्टिव मास का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ें, सपोज एक रिएक्शन है ए प्लस बी बी, रिवर्सिबली गिव्स सी सी प्लस डी डी, है ना? तो ए और बी कौन है? रिएक्टेंट है। और सी और डी कौन है? प्रोडक्ट है, बराबर है। तो ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी कौन है बच्चों? प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछूं कि ए और बी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगी, और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन। और एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए रेस टू ए एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी रेस टू बी। वैसे रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रेस टू सी एंड डी रेस टू डी। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? कांस्टेंट। इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड इट इज ए रेस टू ए, b raised to b, and rate of reverse reaction will be equal to kr c raised to c and d raised to d। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बताओ? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बराबर ना? एट इक्विलिब्रियम rate of the forward reaction will be equal to rate of the reverse reaction. So therefore kf into a raised to a, b raised to b is equals to kr c raised to c and d raised to d। अगर मैं के एफ और के आर को एक साइड में लेके आता हूँ तो के एफ अपॉन के आर विल बी इक्वल टू सी रेस टू सी डी रेस टू डी अपॉन ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी, है ना बच्चों? के एफ इज अ कांस्टेंट एंड के आर इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट एंड दिस इज द कांस्टेंट एप्लीकेबल एट इक्विलिब्रियम, तो इसको बोलेंगे के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम इज सी रेस टू सी डी रेस टू डी अपॉन ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी। समझा? तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो हो गया आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर आपको कभी फ्यूचर में पूछा जाए कि व्हाट इज दिस के इक्विलिब्रियम, सो इट इज ऑलवेज याद रखना इट इज के एफ अपॉन के आर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा बोलेंगे रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 50, रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज 25, और आपको बोलेंगे कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद रखना दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली एट इक्विलिब्रियम। याद रखना दिस इज एप्लीकेबल ओनली एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अलावा कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला है के इक्विलिब्रियम, इट इज ऑलवेज, याद रखना, इट इज प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज ऑलवेज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
अगर मुझे कोई पूछे जो के इक्विलिब्रियम है उसका फॉर्मूला अलग अलग स्टेट्स के लिए कैसे होगा, तो याद रखना के इक्विलिब्रियम जो है उसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, अगर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अलग होगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं केसी, ठीक है। और प्रेशर के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं केपी। दोनों का मीनिंग सेम ही है बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन आएगा और यहाँ पे प्रेशर आएगा। जैसे अभी एक एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं मैंने रिएक्शन लिखा N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स रिवर्सिबली 2NH3 गैस। मान लेते हैं ये इक्वेशन है, करेक्ट है। अगर मुझे कोई पूछे इसका केसी क्या होगा, तो केसी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, NH3 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, N2 हो जाएगा, और यहाँ पे H2 का क्यूब हो जाएगा। केपी जो होगा इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। और पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए डाल्टन्स लॉ यूज करेंगे, पता है ना, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या आएगा, H2 का क्यूब, ठीक है। एक चीज याद रखना, नोट नोट याद रखना बच्चों, अगर कभी केसी के टर्म्स निकालने के टाइम में कोई अगर आपको सॉलिड दिख जाए, क्या दिख जाए, सॉलिड, जैसे CaCO3 सॉलिड है, ऐसा कोई सॉलिड दिख जाए, या तो फिर आपको कोई लिक्विड दिख जाए, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हमेशा बेटा कितना होगा, 1 मोलर होता है। उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है। केपी के टर्म्स में अगर हमारे पास में सेम प्योर सॉलिड या तो फिर प्योर लिक्विड होगा, तो उसका जो प्रेशर होगा वो हमेशा 1 atm होता है, ये याद रखना। अभी ऐसे ना इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। म्यूट करो बेटा। CaCO3 सॉलिड रिवर्सिबली गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, है ना। अगर मुझे कोई बोले इसका केसी कितना होगा, तो बताओ। इट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सो प्रोडक्ट में कौन है, CaO इंटू CO2 अपॉन CaCO3। बट अगर अपन ध्यान से देखें, ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ये और ये दोनों तो सॉलिड है, तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो सिर्फ खाली इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका जो केसी होगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अगर मैं इसका केपी निकालता हूँ, सो इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ CaO इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CaCO3, है ना। जिसमें ये वाला और ये वाला तो 1 1 atm हो जाएगा, तो ये सिर्फ खाली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, CO2 के ऊपर। सो व्हाट विल बी केपी, इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। समझा। ऐसे कोई इक्वेशन आएगा तो आपको याद रखना है कंसेप्ट। अभी अगर हम बात करें केपी और केसी का रिलेशन की, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। केपी और केसी का क्या रिलेशन है, तो वो भी एक डिस्कस करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अभी बच्चों इसमें पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। केपी और केसी में एक फॉर्मूला है बच्चों, केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू RT रेस टू डेल्टा एन। केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू RT रेस टू डेल्टा एन, वे डेल्टा एन जो है वो क्या होता है, डेल्टा एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, बराबर है। अगर डेल्टा एन का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ, तो याद रखना केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा। इफ डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 मतलब इट इज पॉजिटिव, तो केपी विल बी ग्रेटर देन केसी। इफ डेल्टा एन इज लेस देन 0 देन केपी इज लेस देन केसी।
समझा? ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ना एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, कभी कंफ्यूजन होना ज्यादा तो आप एक काम करना, जो इधर साइन है ना बेटा वही साइन इधर होगा, देखो जो इधर साइन है ना वही देखो इधर साइन आएगा, इधर भी जो साइन है वही इधर साइन है, देख लो। इजी था। तो ये ट्रिक याद रखना। अभी जैसे आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है, आपको बहुत क्वेश्चंस आएंगे इसमें। आपको पहले बता दूं, आर का वैल्यू जनरली हम लोग को बच्चों 1/12 लेना होता है, मतलब 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर। इट इज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना, याद रखना। लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अभी क्या इसका यूज है, जैसे मान लेते हैं मैंने एक इक्वेशन लिखा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स रिवर्सिबली 2NH3 गैस। हम्म इसका जो डेल्टा एन आएगा कितना आएगा, 2, रिएक्टेंट में गैस ही होना चाहिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1 4 -2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एन का वैल्यू -2 है, तो डेल्टा एन इज व्हाट, लेस देन 0 हुआ, नेगेटिव है ना। तो अभी जो साइन इधर है वही साइन इधर भी आएगा, तो Kp विल बी लेस देन Kc, खत्म। ऐसे ही हम लोग CaCO3 वाले इक्वेशन का भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो इस इक्वेशन में ये सॉलिड ये सॉलिड, ये तो 0 0 हो जाएगा। तो याद रखना डेल्टा एन के केस में, यहाँ पे लिख के देता हूँ, डेल्टा एन के केस में अगर कभी सॉलिड होगा या कभी कोई लिक्विड होगा तो इसको बेटा 1 नहीं लेते, क्या लेते हैं, 0। तो सर 1 कब लेते हैं, Kp और Kc के एक्सप्रेशन में। Kp का जैसे एक्सप्रेशन लिखा था ना ये वाला, इसमें या तो फिर इसमें इसमें 1 लेते हैं। डेल्टा एन निकालने के टाइम में कितना लेंगे, 0, क्योंकि डेल्टा एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस है ना। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो खाली उसके लिए एप्लीकेबल है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस हेलो। हाँ सर। सर। यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट बच्चों, ये जो केपी है या केसी है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या एडवांटेजेस हैं या इसके क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले के इक्विलिब्रियम से हम लोग पता कर सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। सर किस डायरेक्शन में जा रही है मतलब क्या होता है, किस डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब बच्चों देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम बेटा खाली एक ही साइड से आए। इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट साइड से भी आ सकता है इक्विलिब्रियम, और रिएक्टेंट साइड से भी आ सकता है। सो इक्विलिब्रियम याद रखना, कैन बी अटेन्ड, इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ रिएक्शन, आइदर साइड ऑफ रिएक्शन, मतलब इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। जैसे अगर मान लेते हैं बच्चों ये क्या है, विरार है और ये अपना चर्चगेट और मुझे अंधेरी आना है, तो अंधेरी में विरार साइड से भी आ सकता हूँ, चर्चगेट साइड से भी आ सकता हूँ ना, और अंधेरी क्या अपना इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपका रिएक्शन क्या डायरेक्शन में जा रहा है वो कैसे पता चलेगा, है ना, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा बच्चों, रिएक्शन किधर से आ रहा है बच्चों। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन पता करने के लिए एक थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, और वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ क्यूसी एंड केसी, कंसेप्ट ऑफ क्यूसी एंड केसी। केसी तो हमको पहले से पता ही है, क्यूसी का मतलब होता है बेटा रिएक्शन कोशेंट, और रिएक्शन कोशेंट का मतलब भी सेम ही होता है, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट अपॉन क्या होगा, प्रोडक्ट ही होगा, वो सेम ही है। बट क्या होता है उससे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी, प्रोडक्ट है बी, तो इसका जो केसी वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, ओनली एट इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे एप्लीकेबल है, एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, b अपॉन a, खाली इक्विलिब्रियम पे एप्लीकेबल है। लेकिन जो क्यूसी वाला है, इट इज एप्लीकेबल एट मोमेंट,
all moments, at any moment, बराबर है। और QC का मतलब भी सेम ही होता है, इट इज B रेस टू B अपॉन A रेस टू A, है ना। ये आप दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अभी इसमें क्या होता है कि 3 केस हो सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। 3 केस कैसे हो सकते हैं? 3 केस ऐसे हो सकते हैं। फर्स्ट केस में आपको QC और KC इक्वल आ सकता है। ये देखो, फर्स्ट केस में समझो QC इज लेस देन ले लेते हैं KC, बराबर है। इसका मतलब QC का जो वैल्यू है वो कम है। बच्चों QC का वैल्यू कम है कि हर एक जन को, बच्चों याद रखना, किसको इक्वल करना है? KC को इक्वल होना है बेटा, हर एक जन को याद रखना। हर एक जन को किसको इक्वल होना है? KC को। तो मान लेते हैं हमारे पास ऐसा ग्राफ है, ये आपका QC है और ये आपका KC है। तो बच्चों किसको बढ़ाना है हमको? QC को बढ़ाना है ना, क्योंकि QC कम है और KC ज्यादा है। बच्चों QC का वैल्यू कब बढ़ेगा? देखना इधर, ये QC का वैल्यू है, कब बढ़ेगा? जब B का कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ेगा तभी ना। जब तक B का कॉन्सन्ट्रेशन नहीं बढ़ेगा तब तक नहीं बढ़ेगा। और B का कॉन्सन्ट्रेशन मतलब B कौन है बच्चों? प्रोडक्ट ना। प्रोडक्ट का कॉन्सन्ट्रेशन कब बढ़ेगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या रिवर्स? बच्चों बोलो, सब लोग अनम्यूट करके बोलो। फॉरवर्ड। इसका मतलब याद रखना आज के बाद, QC इज लेस देन KC, इसका मतलब रिएक्शन मूव्स इन डैश डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, याद रखना। द रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हो गया, इजी था। अगला पार्ट, अगर मान लेते हैं बच्चों QC इज इक्वल टू KC हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसका टारगेट अचीव हो गया। और अगर टारगेट अचीव हो गया मतलब वो अभी किधर भी मूव करेगा नहीं, इसका मतलब रिएक्शन इज एट डैश इक्वली, बहुत अच्छा है। और अगर QC इज ग्रेटर देन KC हो गया बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो जिधर जाना था उससे आगे आ गया, तो फिर तो इसका मतलब क्या हुआ? ये यहाँ से रिटर्न शुरू हो जाएगा। QC इज ग्रेटर देन KC, इसका मतलब क्या है बच्चों? QC इज ग्रेटर देन KC का मतलब क्या होता है बच्चों? स्क्रीन पे देखना। QC अगर ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, और प्रोडक्ट को कम करना है। प्रोडक्ट बच्चों कम कब होता है वो बताओ? प्रोडक्ट कम कब होता है? डिवर्स। इसका मतलब हम लोग ने रिएक्टेंट से स्टार्ट किया था बच्चों। इसका मतलब अगर रिएक्शन के वेसल में प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब तो हमने कहाँ से शुरू किया था? प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था ना। इसका मतलब मैंने चर्चगेट साइड से स्टार्ट किया था बच्चों, सिंपल। समझा सबको? जैसे मैं ना आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आज के बाद याद रखना, समझो एक क्वेश्चन है। फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन 2A gives 3B, या 2A gives, एक मिनट, 2A gives 3B, ठीक है। इफ QC, इफ KC is equals to 10A at any moment, उन्होंने क्या बोला? एट एनी मोमेंट concentration of A is equals to 2 molar and concentration of B is equals to 3 molar, मान लेते हैं ये दिया है ऐसा। predict the direction of the reaction, predict the direction of the reaction, रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा इसका? तो बच्चों एकदम सिंपल है, आपको मैं बताता हूँ। पहले हम लोग कंपेयर करना है या प्रिडिक्ट करना है डायरेक्शन, तो बच्चों QC निकालेंगे एंड QC विल बी इक्वल टू B का क्यूब अपॉन A का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। B का मतलब बच्चों कितना है? 3 है, तो 3 का क्यूब आएगा, और 2 का क्या आएगा? स्क्वायर। इधर 27 हो जाएगा, और 27 अपॉन कितना हो जाएगा? 4। 4 कितना बच्चों? 4 6 जा 24 होता है ना, 4 7 जा 28 हो जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। हाँ, तो 6 पॉइंट अगर समथिंग आ रहा है बच्चों, तो ये आ गया आपका QC का आंसर। सो 6 पॉइंट आएगा समथिंग। और आपका जो KC है उसका वैल्यू कितना है? 10 है। तो बच्चों 10 बड़ा है कि 6 पॉइंट बड़ा है? 10 बड़ा। 10 बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो ये वाला केस हुआ। फॉरवर्ड इसका मतलब रिएक्शन मूव्स इन डैश डायरेक्शन, फॉरवर्ड।
फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, खत्म। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता, देखो दोनों सेम भी आ सकता था, मैंने तो ऐसे रैंडमली नंबर लिया। इतना सबको समझा? यस। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। बच्चों, अगर किसी रिएक्शन का केसी बहुत कम है, बहुत कम है मतलब बहुत कम है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर बहुत छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा ना। यस। तो एक चीज याद रखना बच्चों, आज के बाद अगर केसी का वैल्यू, ध्यान देना मैं इधर लिख के देता हूँ प्रॉपर डेटा। हम्म आज के बाद अगर केसी का वैल्यू 10⁻³ या उससे कम है, अगर केसी का वैल्यू 10⁻³ या उससे कम है, एक मिनट, अगर केसी का वैल्यू 10⁻³ या उससे कम है, मान लेते हैं, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि केसी इज 10⁻³ और लेस, मतलब रिएक्शन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। यस सर। रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड। अभी तक रिएक्शन क्या नहीं हो चुका है बच्चों, स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अगर केसी का वैल्यू 10⁻+3 या उससे ज्यादा है, 10⁻+3 और मोर, इसका मतलब रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, है ना। और अगर केसी का वैल्यू 10⁻³ टू 10⁻+3 के बीच में, मतलब रिएक्शन इज एट डैश इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। बच्चों समझा सबको? हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में तीसरा और आखिरी एप्लीकेशन, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। टू प्रिडिक्ट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 90% बच्चों को यही सबसे टफ लगता है, टू प्रिडिक्ट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ध्यान देना। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ध्यान देना। मान लेते हैं अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, कुछ नहीं लिखा तो मैं गैस ही मान के चल रहा हूँ, रिवर्सिबली गिव्स 2NH3 गैस, करेक्ट है। मान लेते क्वेश्चन में हमें दिया है कि इनिशियली N2 के 2 मोल्स है और इसके 5 मोल्स है, तो इसको हम लोग कौन से मोल्स बोलेंगे बच्चों? इनिशियल। हाँ, इनिशियल मोल्स, बराबर है। देन मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ? 2 माइनस एक्स 5 - 3x। ये कहाँ पढ़ा था ऐसा टाइप मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट। तो बच्चों ये हो गया आपका इनिशियल मोल्स, ये हो गया मोल्स एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉन्सेंट्रेशन? तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, बोलो? कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ। वेरी गुड, दैट इज 2 - x/v ना बेटा। यहाँ पे 5 - 3x/v और यहाँ पे 2x/v, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Kc? इट इज concentration of product upon concentration of reactant, करेक्ट है। तो बताओ प्रोडक्ट में क्या आएगा, 2x/v आएगा ना, तो इट इज 2x/v का क्यूब हो जाएगा बच्चों। सुन रहा है ना तुम लोग, स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। यस। आगे बताओ N2 की जगह पे क्या आएगा बताओ? 2x/v 2 - x/v। और H2 की जगह पे क्या आएगा? से 2x 2x हम्म से 2x आएगा ना। कहाँ पे 2x आएगा? नहीं सॉरी 5 - 3। बड़े सर कुछ नहीं बोल रहे यार, तुम बोल रहे हो बीच में। समझा सबको बच्चों? एनी डाउट अप टू दिस? नो ठीक है सर। ना। ना, ये हो गया आपका केसी, बराबर है। चलो अभी बताओ, अगर मुझे इसमें एक ही चीज है बच्चों, दो क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। देखो वॉल्यूम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया और पूछा भी नहीं है तो हमेशा 1 लेने का, ये बात दिमाग में बिठा लो। पहला पॉइंट, वॉल्यूम नहीं दिया है, पूछा भी नहीं है,
1 लेने का, ठीक है। अगर मुझे एग्जाम में दो केस होंगे बेटा। अगर मुझे एग्जाम में केसी अगर पता चल जाए, अगर मुझे केसी पता है या दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या आप एक्स कैलकुलेट कर सकते हो? और एक बार एक्स मिल गया तो क्या मुझे तो सब मिल जाएगा? दूसरा, अगर आपको एक्स नोन है बच्चों, एक्स पता है समझो, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? केसी भी पता कर सकते हो। बच्चों समझ में आया सबको? Yes. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग अभी नहीं डिस्कस कर पाएंगे, हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, ये देखो ये स्क्रीन पे, ठीक है, ये वाला जब डिस्कस करेंगे तब उसमें आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बट आपको बेसिकली कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? हाँ। ओ, हम्म। तो ये याद रखना बच्चों, ये वाला जो मैंने अभी बताया, यहाँ पे अगर केपी होगा ना, केपी, ये देखो ये केसी था। अगर आपको किसी ने बोला केपी, तो केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ना। सब लोग मुझे बताओ व्हाट इज एन टोटल बच्चों? एन टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है बताओ? 2 - x प्लस 5 - 3x प्लस 2x ना। बताओ 5 + 2 7, 7 - 2x हो जाएगा ये। हम्म। तो बताओ पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला आएगा बताओ? टोटल प्रेशर को P मान लेते हैं, इनटू मोल फ्रैक्शन मतलब खुद का मोल जो अपन टोटल मोल। अमोनिया के कितने मोल्स है बच्चों? 2x, so 2x अपॉन 7 - 2x द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मतलब टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या आएगा बताओ? 2 - x अपॉन 7 - 2x। हम्म। फिर बताओ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या आएगा बताओ? 5 माइनस 5 - 3x अपॉन 7 - 2x। का क्यूब हो जाएगा। बच्चों क्यूब। समझा सबको? फिर इसमें देखो टोटल प्रेशर दिया रहेगा, एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप केपी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ये भी एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट था। अभी दूसरी बात मैं आपको जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो चीज ध्यान देना सब लोग, रेड मार्कर से लिखता हुआ। तो एक चीज याद रखना, कभी कभी है ना वो लोग एक्स का वैल्यू देते नहीं है, और इसकी जगह पे आपको कभी कभी वो लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड देंगे। क्या वर्ड देंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है और उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्फा, और अल्फा का मतलब होता है मोल्स डिसोशिएटेड, मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन मोल्स इनिशियली प्रेजेंट, मोल्स इनिशियली प्रेजेंट, इसको बोलते हैं आपका अल्फा, है ना। तो आप बोलोगे सर इसका अल्फा का यहाँ पे क्या यूज है, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कि अल्फा ऑफ नाइट्रोजन इज 0.5, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा के जो मोल्स डिसोशिएट हुए अपॉन मोल्स इनिशियली प्रेजेंट थे। तो बच्चों नाइट्रोजन के कितने मोल्स थे प्रेजेंट? 2। उसमें से डिसोशिएट कितने हुए? 0.5 एक्स। क्या 0.5? क्या 0. कहाँ है 0.5? कितने प्रेजेंट थे? 2 थे, उसमें से डिसोशिएट कितने हुए? एक्स ना। X। तो अपना क्या फॉर्मूला है? मोल्स डिसोशिएटेड कितना? एक्स अपॉन मोल्स इनिशियली प्रेजेंट 2, विच इज इक्वल्स टू 0.5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 0.5 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू क्या? 1। हो गया खत्म। ऐसे अगर उन्होंने बोला होता क्वेश्चन में मोल्स ऑफ H2 इज 0.2 समझो, तो फिर क्या अपन क्या करते बच्चों, बोलो जल्दी से। H2 के लिए क्या अपन क्या करते बताओ? दिस नंबर अपॉन दिस नंबर, है ना। इट विल बी 3x अपॉन डैश 5, सो 3x अपॉन 5 0.2। तो बच्चों याद रखना ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन एंड टू प्रिडिक्ट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नोट। पहला नोट, के इक्विलिब्रियम जो होता है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय
not affected, and it is affected. It is not affected by change in pressure, volume, catalyst. कुछ भी कर दो बेटा, ये कुछ चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को चेंज करने का अधिकार किसके पास है? टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर के पास। दूसरा पॉइंट दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, के जो वैल्यू होती है, इट इज फिक्स्ड फॉर अ इट इज फिक्स्ड फॉर गिवन स्टोइकियोमेट्री। इट इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन स्टोइकियोमेट्री, मतलब जो रिएक्शन दिया रहेगा उसके लिए फिक्स्ड है। अगर आपने रिएक्शन में कुछ भी चेंजेस किए, आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। के का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज। सर नहीं समझा, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives 2NH3 ना। आज के बाद याद रखना, अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया, ठीक है, ये इसका K1 था, अगर रिवर्स किया, रिएक्शन को रिवर्स किया, तो के न्यू जो होगा, इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ के ओल्ड। तो अगर ये वाला आंसर 100 है, तो बच्चों नया आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 1/100। 1/100 हो जाएगा। समझा सबको? अगर आपने रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर से, तो जो के न्यू होगा वो के ओल्ड रेस टू वो नंबर हो जाएगा। अगर आपने रिएक्शन को किसी भी नंबर से डिवाइड किया, तो जो के न्यू होगा, इट विल बी के ओल्ड रेस टू 1/n। उसके बाद में अगर आपने रिएक्शंस को ऐड किया, तो जो के न्यू होगा, इट विल बी इक्वल टू उनके के का प्रोडक्ट। अभी कितने स्टेप से समझो, 3 स्टेप है तो 3 प्रोडक्ट हो जाएगा, ऐसा 4 है तो 4 हो जाएगा। समझा सबको? सब लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे। अगर हम लोग ने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स किया, तो के न्यू विल बी इक्वल टू 1/k ओल्ड। मल्टीप्लाई किया तो पावर में n आएगा, डिवाइड किया तो पावर में 1/n आएगा, ऐड किया तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। इसके बाद आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं? तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ डैश प्रिंसिपल। याद करो, ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। अब ये ली चार्टियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई सिस्टम किस में है बच्चों? इक्विलिब्रियम में। आई रिपीट, अगर कोई सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। और अगर हम लोग अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और अगर हम लोग उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद वो डिस्टर्ब फॉर्म में ही नहीं रहेगा, वो नए इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगा, और इसी को बोलते हैं ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, N2 गैस + 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। करेक्ट है? इसका जो डेल्टा एन है वो कितना है बच्चों? 2 - 4, इट इज गोइंग टू बी -2। सो इट इज डेल्टा एन इसका क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके फैक्टर। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आज के बाद याद रखना, किसी भी रिएक्शन में, ये सबको पता है बच्चों, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एंड इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है तो रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगी, एंड द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। याद रखना, अगर आपने प्रोडक्ट को कम किया तभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, पर है ना? अगर आप दिमाग लगाओ बच्चों, अगर मैं प्रोडक्ट को कम करूँ, ये वाले को कम करूँ, तो यहाँ का स्ट्रेस कम हो जाएगा, यहाँ का स्ट्रेस बढ़ जाएगा। इन दैट केस ऑल्सो द रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो रिवर्स। रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। समझा? ओके।
अभी मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछता, आप आंसर करना। बताओ, अगर मैंने N2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो बताओ फॉरवर्ड बढ़ेगा या रिवर्स बढ़ेगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बढ़ेगा, रिवर्स नहीं बढ़ेगा बच्चों, समझा? अगर मैं अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊं तो रिवर्स फॉरवर्ड और Reverse रिवर्स में क्या फर्क आएगा? रिवर्स रिवर्स हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड नहीं होगा, समझा? दिस इज इफेक्ट ऑफ डैश कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत ही इजी है, इसको मैंने बहुत इजी बनाया रादर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अभी ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे पढ़ते हैं, एक मिनट देख लेना, देखो ध्यान से। अभी अगर मान लेते हैं हम लोग कि हमारा रिएक्शन 3 टाइप में से कुछ भी एक टाइप का है, सर वो क्या, मैं बताता हूँ। अगर आपका रिएक्शन का डेल्टा एन क्या है, 0 है, डेल्टा एन बच्चों पॉजिटिव है, और डेल्टा एन क्या है, नेगेटिव है, तो तीनों केस में आंसर अलग अलग आएगा। ये देखो, अगर डेल्टा एन क्या है बच्चों, देखो, अगर डेल्टा एन 0 है मतलब ना तो एक्सपांशन हो रहा है ना कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई रोल नहीं है, हैज नो इफेक्ट, इसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अगर डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 मतलब वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, एक्सपांशन या कॉम्प्रेशन? एक्सपांशन एक्सपांशन। कोई भी चीज एक्सपांड कब होती है बच्चों? जब प्रेशर बाहर से कम करोगे तभी तो एक्सपांड होगा ना कोई भी चीज। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे, प्रेशर को क्या करोगे, कम करोगे, तब जाके फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो आप लोग ऐसे याद रखना, कोई भी चीज एक्सपांड कब होती है? प्रेशर कम प्रेशर है। प्रेशर कम करने पे, याद रखना, कोई भी चीज एक्सपांड कब होती है? प्रेशर को कम करने पे, है ना। अगर इसका डेल्टा एन क्या है, इट इज लेस देन 0, तो ये कॉम्प्रेशन हो रहा है कि एक्सपांशन हो रहा है? कॉम्प्रेस कोई भी चीज कॉम्प्रेस कब होती है बच्चों? जब प्रेशर को प्रेशर बड़ा बढ़ाएंगे ज्यादा बच्चों, हो गया। आप मुझे बता, प्रेशर का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है बच्चों? इनवर्स। तो अगर प्रेशर को बढ़ा रहा हो तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। बट यहाँ पे कम तो हो डेल्टा जाता एन 0 है, तो क्या लिखोगे, नो इफेक्ट। यहाँ पे अगर प्रेशर कम कर रहा हो तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। है। यस यहाँ पे प्रेशर में बढ़ा रहा हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घटेगा। कम हो कम हो जाएगा। हो गया, खत्म, स्टोरीज ओवर। समझा? इसके बाद आता है यस नेक्स्ट बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बच्चों, हमारी रिएक्शन वापस से कितने टाइप की होती है, 3, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड आइसोथर्मिक। ये देखो, यहाँ पे मान लेते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, व्हाट यू मीन बाय एक्सोथर्मिक, उसमें हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी बच्चों? इवॉल्व। इवॉल्व होगी, है ना। इवॉल्व हाँ, तो अगर आपका रिएक्शन बच्चों में डेल्टा एच कुछ नहीं हो रहा है, आइसोथर्मिक है, तो टेम्परेचर नो इफेक्ट। लेकिन अगर आपका रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब वो एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बढ़ती जाएगी ना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? वहां पे हीट इवॉल्व हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और आप अगर हीट कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है ना, याद रखना। दिस इज इफेक्ट ऑफ डैश टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है बच्चों इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों, वो तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट बढ़ाएगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड डैश रिएक्शन, बोलो, रिवर्स रिएक्शन, दोनों का रेट बढ़ा देगा। और कैटलिस्ट जो है वो खाली एक ही काम करता है बच्चों, इट डज नॉट अफेक्ट व्हाट, एंथैल्पी। नहीं नहीं, डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता नहीं है, नहीं बट डिक्रीजेस द टाइम, टू जो रीच इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम लगने वाला टाइम है, ठीक है ना, वो कम कर देता है। सर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये ग्राफ है अपना, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये ग्राफ है, और
यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, समझो। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? फॉरवर्ड रिएक्शन है, समझो ऐसा। तो अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो कम हो रहा है। और ये वाला आपका बच्चों समझो, मान लेते हैं रिवर्स रिएक्शन है। ये दोनों यहाँ पे आके मिले पहली बार, और फिर देखो यस एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बराबर है, समझ में आया सबको? यस सर इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे हमने प्लॉट किया टाइम, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हो गया रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। अगर मैंने कैटलिस्ट यूज किया, क्या यूज किया बच्चों? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करेगा बताएं? इस रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा। ये देखो, ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और इस रिएक्शन का भी रेट बढ़ा देगा। बढ़ाना एक मिनट रुक जाओ। ये ग्राफ देखो, ऊपर से ये देखो, ग्राफ ऊपर से शुरू हुआ ना, यस और इस वाला रिएक्शन का भी रेट वो बढ़ा देगा। तो अभी बताओ, यहाँ पे ये दोनों मिल ले, और यस जहाँ पे मिले उसके बाद जो पॉइंट है उसी को बोलेंगे क्या? इक्विलिब्रियम। तो बताओ, इस वाले इक्विलिब्रियम में और इस वाले इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है? टाइम का फर्क है कि नहीं है? यस सो दिस इज विथ कैटलिस्ट या विदाउट कैटलिस्ट? विथ कैटलिस्ट विथ कैटलिस्ट। एंड दिस इज विदाउट विदाउट कैटलिस्ट। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि एक्चुअली थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड भी है। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नोबल गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ डैश गैस, नोबल गैसेस। अभी जो नोबल गैस हम ऐड करते हैं ना, वो दो टेम्परेचर पे कर सकते हैं, दो चीजों में कर सकते हैं, या तो कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम, या तो फिर कांस्टेंट प्रेशर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो सकता बच्चों। तो यहाँ पे डेल्टा एन जीरो रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, या फिर नेगेटिव रहने दो, नो इफेक्ट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली क्वेश्चन बड़ा सा रहेगा, याद रखना। अगर डेल्टा एन क्या है, नहीं सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम दिया तो भले कुछ भी रहने दो डेल्टा एन, इट विल हैव नो इफेक्ट। अगर कांस्टेंट क्या दिया है, प्रेशर दिया है, और अगर डेल्टा एन जीरो है तो क्या लिखोगे? नो इफेक्ट। डेल्टा एन जीरो है तो नो इफेक्ट, हाँ, क्योंकि वो तो एक्सपांडेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्सपांशन हो रहा है, और नोबल गैस ऐड करने से सोल्यूशन का या सिस्टम का वॉल्यूम ही बढ़ने वाला है ना। और अगर सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझे सबको? अगर डेल्टा एन नेगेटिव रहेगा तो रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम। ठीक है। अभी देखो, मान लेते हैं एक रिएक्शन है सी सी प्लस डी डी, बराबर। तो इसमें एक रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, बराबर है, लॉग क्यू। क्यू सबको पता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बट सबको पता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम बच्चों डेल्टा जी क्या होता है? जीरो। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। एंड क्यू की जगह पे क्या आता है? के। तो व्हाट विल बी द न्यू फॉर्मूला? डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्या हो जाएगा? के। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा जी नॉट देन? इट इज माइनस 2.303 आर टी लॉग
के। बच्चों समझा सबको? ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा Yes. याद रखना है। ये थर्मोडायनामिक्स में वापस आएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो बड़े सर की तमन्ना थी, ग्राफिकल Now, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना? देखो ध्यान से, इधर देखो। ठीक है, बड़े सर ध्यान देना अभी। हम्म राहुल सर खाली को उल्टा पढ़ाना चाहिए पीछे से। वही वही। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। रिएक्शन का रेट बच्चों टाइम के साथ हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेट वर्सेस टाइम। अभी बताओ सबसे पहला, ये काम करते हैं, ये ग्राफ बना देते हैं। ये देखो, ये आपका रेट का ग्राफ है और ये टाइम का ग्राफ है। ठीक है, रिएक्शन का रेट में बच्चों फॉरवर्ड का रेट धीरे धीरे कम होता है और रिवर्स का रेट धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, देखो जरा। यहाँ पे अगर मान लेते हैं, ये देखो, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा। ये धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, कम होगा कि बढ़ेगा? बोलो, कम हो रहा है। कम हो और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये देखो ऐसे। बट एक टाइम पे दोनों मिलेंगे ना, कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। हाँ, और जहाँ पे मिलेंगे बेटा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। समझा सबको ना? ऐसे केस में बच्चों याद रखना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स। ठीक है, यहाँ से भी आगे बेटा हमेशा के लिए वो एक जैसे ही रहेंगे, हाँ? ये याद रखना पूरा, ये एक से सही रहेगा पूरा। ठीक है, मेन अपने को इक्विलिब्रियम तक देखिए। उसके बाद में आता है दूसरा ग्राफ। यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का रेट क्या है, सेम है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। दूसरा ग्राफ आता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस कौन सा ग्राफ, टाइम का ग्राफ। ना कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है बेटा, तीन केस हो सकते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अलग, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ऐसे भी तो हो सकता है ना? तो अगर मान लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सेम है, तो बच्चों ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसा। ये देखो, समझा? अगर मान लेते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसे आएगा, और ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। एक बात याद रखना, जहां पे पहली बार दोनों पैरेलल हो रहे हैं, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां पे कट कर रहा है वो नहीं, हाँ? जहाँ पे पैरेलल हो रहा है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बच्चों समझा? यस सर। तो बच्चों इसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो ये होगा, इसमें बड़े सर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और इसमें ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। याद रहेगा? सबको यस। समझा बच्चों? अभी देखते हैं, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूरा चैप्टर वापस। इक्विलिब्रियम बच्चों, it is a stage where the rate of the forward reaction is equals to rate of the reverse reaction. Equilibrium is attained only in closed vessel. Equilibrium पे reactant और product दोनों रहेगा। और दूसरी बात, इक्विलिब्रियम पे जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कांस्टेंट होता है, विच मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, इक्विलिब्रियम को रिएक्शन के कोई भी साइड से अच्छे अचीव कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड से भी और प्रोडक्ट साइड से। एंड इक्विलिब्रियम इज डायनामिक नेचर, मतलब कोई रिएक्शन स्टॉप होती नहीं है, बट दोनों का रेट क्या होता है, सेम होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम लोग अप्लाई करें, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से एक्टिव मास जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। के इक्विलिब्रियम इज के एफ अपॉन के आर। आगे बढ़ते हैं। के इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, प्रेशर के टर्म्स में केपी, और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में केसी होता है। केसी और केपी का हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। सॉलिड प्योर रहेगा, लिक्विड रहेगा तो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, प्रेशर 1 atm रहता है।
उसके बाद में केपी और केसी में रिलेशन है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन। डेल्टा एन में सॉलिड और लिक्विड रहेगा तो जीरो लेते हैं। उसके बाद में केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके तीन एप्लीकेशन, एक तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, और एक टू प्रिडिक्ट कॉन्सेंट्रेशन। इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, खाली टेम्परेचर पे, और रिएक्शन का अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया तो होगा, रिवर्स किया तो वन अपॉन हो जाएगा रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर पावर में आता है, डिवाइड किया तो वही नंबर पावर में वन अपॉन एन आएगा, और ऐड करने पे रिएक्शन का के मल्टीप्लाई होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ाने से और कॉन्सेंट्रेशन कम करने से रिएक्शन की रेट अफेक्ट होती है। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई भी चीज एक्सपांड कब होती है, प्रेशर को कम करने पे, और कोई भी चीज कंप्रेस कब होती है, प्रेशर को बढ़ाने पे। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो एकदम क्लियर है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करना चाहिए, हम बढ़ा रहे तो अगर रिएक्शन तो फॉरवर्ड कम हो जाएगी। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड बढ़ेगी, एंड डेल्टा एच अगर जीरो है तो नो इफेक्ट। कैटलिस्ट जो है वो कभी भी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, वो खाली टाइम जो लगने वाला है उसको कम कर देता है। नोबल गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर डेल्टा एन जीरो है तो अफेक्ट नहीं करेगा। डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, कम है तो रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगा। डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला हमने बना दिया है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो है, रेट वर्सेस टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में तीन ग्राफ आ सकते हैं, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ग्रेटर हो सकता है। जहाँ पे दोनों पैरेलल होते हैं वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। चलो Yes, sir. अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पेपर, डीओडी नहीं क्या? Yes, sir. हाँ बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डीओडी? नहीं नहीं नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं अपने को, वो वेपर डेंसिटी है ना वो सब। हाँ वो भी, और उसका नहीं नहीं एप्लीकेशन है नहीं नहीं डीओडी? नहीं 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 नहीं, वो इसमें आ गया ना, ये तो न्यूमेरिकल्स में आएगा ना ये डीओडी वाला। ठीक। हाँ, और ये वेपर डेंसिटी वाला पार्ट नहीं है अपने को। हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस। ओके, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। बच्चों क्या किया आपने, रिएक्शन को रिवर्स किया है, Yes. बोलो। हाँ, और रिवर्स करने के Yes, साथ साथ और क्या किया है? Multiply by 2. तो बच्चों रिवर्स किया तो आपको वन अपॉन एट तो आने ही आना था, मल्टीप्लाई बाय टू किया तो वन बाई एट का स्क्वायर कितना आएगा? 64. 64. 1/64। समझा सबको? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर टू में बोला है कि केपी, द वैल्यू ऑफ केपी एंड केपी फॉर द रिएक्शन डैश एंड डैश आर इन द रेशियो 9:1। पहले बताओ रिएक्शन क्या है? एक्स गिव्स वाई प्लस जेड, और दूसरा क्या है? ए गिव्स टू बी, ए गिव्स टू बी। ठीक है, इसका जो केपी वन है अपॉन केपी टू जो है, इट इज कितना दिया है? 9:1। 9:1। आगे रीड करते हैं क्या बोला है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्स एंड आर इक्वल, दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल है। देन द टोटल प्रेशर ऑफ वन एंड टू आर इन द रेशियो, मतलब प्रेशर का रेशियो निकालना है बच्चों। ठीक है, तो आपको P1 अपॉन P2 निकालना है। तो P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे बताओ, यहाँ पे 1 0 0, 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, 1 0, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, 2 अल्फा। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं KP1। व्हाट इज KP1? पार्शियल प्रेशर ऑफ y इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ z अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ x। ठीक है, डिवाइडेड बाय KP2, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ b का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ a। बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ y कितना होगा? KP अपॉन 1 अपॉन KP2 बताओ कितना? 9/1 हो जाएगा, ये दोनों का मिला के रेशियो। इट इज इक्वल टू, बोलो PY कितना आएगा बच्चों? पार्शियल प्रेशर ऑफ y मतलब टोटल प्रेशर, P total into. हाँ P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कितना आएगा अल्फा बताओ? डिवाइडेड अल्फा प्लस 1। अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा हो जाएगा ना, यस सर। क्योंकि इन सबको ऐड भी तो करेंगे ना। मल्टीप्लाई बाय P इंटू सेम ही आएगा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, डिवाइड बाय P इंटू 1 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 minus प्लस अल्फा, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, दिस इज इक्वल टू 9/1। हाँ, Yes. दिस इज इक्वल टू 9/1। रुक जाओ, ठीक है। हाँ, अभी द होल डिवाइडेड बाय बताओ,
पीबी मतलब टोटल प्रेशर, इसको हम लोग P1 लेंगे, हाँ, और यहाँ पे P2 आएगा। टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या आएगा बताओ, 2 अल्फा अपॉन 1 plus alpha 1 प्लस अल्फा, बराबर है, द होल the whole स्क्वायर square अपॉन P2 इंटू 1 minus 1 माइनस अल्फा One अपॉन 1 minus प्लस अल्फा ना। alpha, one plus alpha. हाँ, तो मुझे था यही हो गया, तो ये 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा पूरा टर्म कैंसिल, बोला हाँ या ना। Yes. इसका P1 कैंसिल, बराबर है, ओके। वही रुक जाओ, अभी बताओ यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा बताओ, 9/1 है इधर, P1 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन डैश 1 plus 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलो, एक P2 कैंसिल हो 4 जाएगा, alpha square 2 इधर P2 आएगा इंटू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, ये और ये 1 कैंसिल, cancel बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी सेम है, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, सो 9/1 इज इक्वल्स टू 9 by 1 1/4 P2, 36 तो 9 4 जा कितना होता है 36 36 ना, तो P1/P2 इज 36/1, Option ऑप्शन डी हो गया। बच्चों समझा सबको। yes sir yes. अगला क्वेश्चन, if the concentration of OH minus in the reaction is decreased by dash 1/4 times, अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1/4 टाइम्स कम किया तो ये कितना हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा। बट के का वैल्यू को अगर अपने को कांस्टेंट रखना है तो मुझे था Fe3+ का कॉन्सेंट्रेशन कितनी टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, 64. 64 टाइम्स। समझा सबको। नहीं समझा अगला क्वेश्चन, तो नहीं डिसोसिएशन समझा कांस्टेंट, नहीं समझा, हम्म, क्या पावर 3 है ना, हाँ तो पावर 3 है ना, तो इसका क्यूब होएगा ना, 1/64 है, अपने को आंसर 1 ही रखना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 sir. 64 से। समझा अभी राहुल। हाँ हाँ चलो नेक्स्ट, 2AB2 gives 2AB plus B2, बराबर ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2A gives 2B plus C, ऐसे लिख दूं, चलेगा। If the degree of dissociation is x and it is very small compared to 1, then the expression relating to degree of dissociation with equilibrium constant Kp and K, मतलब आपको Kp और P के टर्म्स में आंसर निकालना है और अल्फा निकालना है। अल्फा की जगह पे उन्होंने x दिया, याद रखना, तो 1 0 0, बराबर है, 1 माइनस वाई, सॉरी 1 माइनस 2y ना, इधर 2y सर आपने x क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहाँ पे क्या आएगा y ना। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मैंने कुछ बोला था, डैश अपॉन डैश, 2y/1 आएगा। हाँ तो 2y/1 आएगा, बट अल्फा की जगह पे उन्होंने बोला x लेने के लिए ना, Next, तो x विल बी इक्वल टू 2y, बराबर। हाँ अभी बताओ, अगर मैं इसका केपी निकालता हूँ तो केपी क्या आएगा बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर, है ना, बराबर है। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर लिख दो मोल इंटू मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बी का कितना आएगा, 2y/1 + y का स्क्वायर, प्रेशर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना आएगा बताओ, y/1 - 2y डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो, टोटल प्रेशर इंटू, नहीं बोलोगे, 1 - 2y अपॉन 1 + 2y, बराबर है। नीचे क्या आएगा इधर, 1 + y आएगा ना, बराबर है। हाँ, ये 1 + y का क्या हुआ, नहीं नहीं, पहले वो गलत था ना, वही बोल। हाँ हाँ हो गया वो, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी p का स्क्वायर है, यहाँ पे भी p का स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। इधर क्या बचेगा बताओ, 2y इंटू 2y इंटू p इंटू y ना,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई 1 माइनस 2y का स्क्वायर। बट बच्चों उन्होंने क्या बोला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल, तो ये और ये दोनों वैल्यू 1 ही हो जाएगा, यस सर। बराबर है। तो 2y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, x लिख सकता हूँ। सो कहने से kp विल बी इक्वल टू p इंटू 2y की जगह पे x इंटू x बाई 2। नहीं समझा, y की जगह पे तो x बाई 2 आएगा ना। हाँ सर। अरे गजनियो समझा कुछ। हाँ हाँ। हाँ बोलो, kp विल बी इक्वल टू बोलो px का क्यूब अपॉन 2 ना। सो व्हाट विल बी x का क्यूब 2 kp अपॉन p का क्यूब रूट। हो गया, ऐसा ढूंढो। सो 2 kp अपॉन p रेस टू 1/3, ऐसा कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सब सो विच आर द फॉलोइंग, हाँ बोलो। सब सो रहे सर लग रहा है। ये सब लोग सो रहे क्या, तो मैं भी सो जाता हूँ फिर। नो नो नहीं सर, जागे हुए। पक्का ना, यस सर जागे कुछ बोलते नहीं यार, खाली ऐसे ही मुझे लग रहा है खाना ना खा रहा है आराम से सब। हाँ सर। सब लोग है ना मीटिंग में। यस हाँ सर सर। सर। ब्राइस, यस सर। बात करो ब्राइस आवाज नहीं आया मुझे, ब्राइस। यस सर। ओके सर। ओके। सारिबा, ये देखो है ही नहीं। सारिबा, सॉस्कर, सर। हाँ सॉस्कर हमेशा रहेगा। सौम्या, ओ सौम्या मैडम। Yes, sir. Here you. हाँ Yes, सुन, ठीक है sir. तो चलो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस। इन विच आर द फॉलोइंग केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। बच्चों केपी और केसी कब इक्वल नहीं हो सकते, जब डेल्टा एन का वैल्यू जीरो नहीं होगा ना। इसमें डेल्टा एन जीरो नहीं है बच्चों। फर्स्ट जीरो है। में फर्स्ट में नेगेटिव है। फर्स्ट में जीरो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हम्म, For the reaction 2a plus b gives 3c plus d is begun with the concentration of a and b both initial value 1 1 है। तो ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। ये 1 माइनस 2x, ये 1 माइनस x, ठीक जीरो है। जीरो। और यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, बराबर। क्वेश्चन में क्या बोला, व्हेन द यस। इक्विलिब्रियम इज रीच द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ d इज मेजर टू बी 0.25। d का कॉन्सन्ट्रेशन 0.25 मतलब x का वैल्यू 0.25 आया, तो ये कितना आ जाएगा 0.75। 7.5 तो बच्चों द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो 0.75 का क्यूब, 0.75 का क्यूब इंटू 0.25 डिवाइड बाय अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस 2x। 1 माइनस का वैल्यू मतलब 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। 0.5 का हाँ, होल तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स मतलब 0.75 हो गया। बोल समझा, ओके। अगला क्वेश्चन, उसने क्या बोला है कि फॉर द रिएक्शन N2 plus O2 gives to NO, the equilibrium constant is K1, the equilibrium constant is K2 for this reaction, okay, then the K for this reaction will be। आप बताओ बच्चों, इस इक्वेशन को बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करेंगे कि सेम रखेंगे, दिमाग लगाओ। अपने को बेटा इधर N2 है और इधर हाफ N2 चाहिए, बताओ। रिवर्स करेंगे। Reverse. रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके 2 से डिवाइड करेंगे ना। यस यस सर। अगर रिवर्स Yes, करके sir. 2 से डिवाइड करेंगे तो रूट आएगा ना बच्चों, हो गया, एक ही क्वेश्चन है, समझा। आगे, डेल्टा एच वैल्यू फॉर दिस इज लेस देन जीरो, व्हाट यू मीन बाय लेस देन जीरो, नेगेटिव। और नेगेटिव मतलब बच्चों लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। नहीं लो टेम्परेचर तो हो गया ना कंफर्म। यस। और इसका डेल्टा एन बच्चों नेगेटिव है। कोई भी चीज बच्चों नेगेटिव मतलब कॉम्प्रेशन, कोई भी चीज कॉम्प्रेस कब होती है, प्रेशर हाई। हाई प्रेशर। हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज वैल्यू इज 278, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन सेम टेम्परेचर। बच्चों इधर से इधर आने के टाइम क्या किया आपने, रिवर्स किया। Reverse and रिवर्स करने के साथ साथ क्या किया, divide by 2. डिवाइड बाय 2 भी किया, तो रिवर्स करके डिवाइड बाय 2 मतलब अरे 1/√278 आएगा। बच्चों 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। 16 का स्क्वायर कितना, 256 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289. हाँ तो 16 और 17 के बीच में मैं 16.5 ले लूँ इसको। Yes, sorry. अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो 100 इंटू 10⁻², गलत है ये, नहीं नहीं ना। 16 फाइजा कितना होता है, 80. तो इसका मतलब ये 80 से ज्यादा ही आएगा। 16 6 96 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 raised to minus. ओके खत्म, इजी था। यस अगला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन टू गैसेस प्रेजेंट दिस एंड दिस, द रिएक्शन इज गिवन दिस वे, एट इक्विलिब्रियम बोला है, द कॉन्संट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सिल्वर एट 527, देन द केसी विल बी, कितना इजी है, इट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है बच्चों, ए बी ना। 2ab का आंसर कितना है, 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन A2 इंटू B2 ना, 3 इंटू 10⁻⁻3, 4.2 इंटू 10⁻⁻3। कैलकुलेशन किया, इसका कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। Yes, sir. KMnO4 can be prepared from K2MnO4 as per the reaction. Okay, the reaction goes to completion. Completion मतलब फॉरवर्ड या रिवर्स। Forward. फॉरवर्ड कब जाएगी, जब रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे या तो Decrease प्रोडक्ट को करेंगे. निकालते जाना। बोलो, द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन बाय रिमूविंग OH and by adding OH माइनस कौन है, OH माइनस कौन है, एसिड है कि बेस है। Base. Yes. बेस को निकालने के लिए क्या ऐड करेंगे, Acid. Acid. इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन प्लस हीट मतलब ये क्या है, Exo. एक्सो। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा इक्विलिब्रियम, Temperature come. डिक्रीजिंग द टेम्परेचर नहीं है ना ऑप्शन, थर्ड बाय है ना डिक्रीजिंग third द वाला? प्रेशर है ना सबसे इधर, third डिक्रीजिंग वाला. टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, क्योंकि डेल्टा एन नेगेटिव है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के ना, माइनस नहीं था सर, माइनस आएगा ना इधर फर्स्ट में है ना, और भी ऑप्शन क्या नहीं सर, राइट। थर्ड में डेल्टा जी नॉट किधर है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन इज 10⁻12, 10⁻12 मतलब Mostly product. 10⁻3 से ज्यादा है ना, Mostly product. Product ज्यादा इसका मतलब होगा. इसमें मोस्टली प्रोडक्ट ही है। इसका अगर के वैल्यू है तो इस रिएक्शन में क्या किया आपने, 2 से डिवाइड किया 1 ना, by K1. 1 by K1. क्या 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 कहना क्या चाहते हो राहुल। Sorry. उल्टा. हाँ बेटा, K. ठीक है, K⁻½ आएगा ना। हाँ. कंसिडर द रिएक्शन, कंसिडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, क्या हुआ, नो सर, consider the reaction between nitrogen using mixed concentrated HNO3. This is the large amount of KHSO4 is added, then the mixture, the rate of nitration will, KHSO4 क्या करेगा बच्चों, HSO4 का डिस, हेलो क्या चल रहा है, क्या है, बोलो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका, हेलो। क्वेश्चन नहीं समझा सर. यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हम लोग इसमें KHSO4 डालेंगे तो क्या होगा, So SO4 का minus. KHSO4 बच्चों ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। Okay. हाँ तो वो ब्रेक होगा तो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा. हाँ तो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा तो बच्चों SO4 आपका minus. कैटलिस्ट Decrease कम हो होगा. जाएगा। Decrease होगा. हाँ तो डिक्रीज हो जाएगा ना फिर। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन फॉर विच द एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव, मतलब क्या है ये, Endo. एंड मतलब एंडो मतलब विल नॉट अफेक्ट बोला, विल नॉट अफेक्ट, इसका कौन अफेक्ट नहीं करेगा,
Presence of catalyst. बहुत Catalyst. अच्छे. अगला क्वेश्चन. The standard equilibrium constant Kp at 298 for the reaction is this. The value of standard equilibrium constant if the concentration of the gas is expressed in terms of this will be. बच्चों कौन है? concentration को 5.8. पूछने के इसका वाला था आवाज आ स्टैंडर्ड रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ द concentration of the gas is expressed. तो इसका मतलब आपको Kc निकालना है इसका. बराबर ना. तो आपका फॉर्मूला पता है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन. कर लेंगे बच्चों. आवाज आवाज क्यों आ रही है इतनी साइड में से. से पकड़ा मेरा चारों उंगली कढ़ाई पे छुआ गया। तो वहाँ पे म्यूट कर दीजिए ना अपने से. कौन है ये लोग भाई. कहाँ से आते हैं ये लोग. सर ये म्यूट नहीं कर रहे हैं. जय कौन है जय ये. जय नहीं जय राम. कैसे पकड़ा पूरा जय। जल गया मैसेज दिया अगर आए। चलो ठीक है. अभी देखते हैं. अभी किसी को आवाज आ रही है. अभी म्यूट करके रखो तुम लोग. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. इसका अगर हम लोग फॉर्मूला में पुट करें केपी का वैल्यू दिया है ना और किसी का वैल्यू पूछा है तो केपी कितना दिया है जरा देखो. 5.8 इंटू 10 रेस टू कितना 5. 5. इट इज इक्वल टू केसी हमको पता नहीं है. आर का वैल्यू कितना आएगा 1/12 ले लूं. एंड टेम्परेचर कितना है 298 मतलब 300. डेल्टा एन कितना आएगा -2 ना. बोलो. ये और ये मिला के कितना आएगा 25 हो जाएगा. 25 का 10 रेस टू -2 मतलब 1/25 का रेस टू 2 हो जाएगा. अरे हाँ या ना. यस सर. हाँ तो 25 का स्क्वायर होता है 625 बेटा. तो 625 इधर सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा. 625 इंटू 5.8 इंटू 10⁵ करेक्ट है. इज इक्वल टू केसी. तो अभी अगर मैं इसको 0.625 ले लूँ तो इंटू 5.8 इंटू 10⁵ कितना आ जाएगा 8 ना. इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों समथिंग आएगा बट 10⁸ रहेगा. 10⁸ वाला कोई ऑप्शन है. 3 point something. समझा. आगे बढ़ते हैं. Yes. ये क्वेश्चन देखो. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन फलाना रिएक्शन गिव्स ढिमका. ये आपको डेल्टा एच निकालना है. इसका के वैल्यू निकालना है. क्या आपको नहीं लगता है इसके लिए आपको फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा. तो अगर फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो अपॉन में K1 आएगा. Yes. फिर आप बताओ थर्ड रिएक्शन को क्या किया आपने. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो option K3 आएगा, का third क्यूब sorry. आना चाहिए ना. K3 का क्यूब. Third K3 का option. क्यूब. थर्ड. K3 का क्यूब एक ही जगह पे हो गया. Which of the following condition will favor the maximum formation of the product. मतलब रिएक्शन को मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आना है. डेल्टा एच नेगेटिव मतलब लो टेम्परेचर Low temperature, high pressure. एंड हाई प्रेशर क्योंकि डेल्टा एन नेगेटिव है. नेक्स्ट. Hydrolysis of sucrose is given by this equation. If the Kc equilibrium constant is 2 into 10⁻13, then the value of delta G not at the same temperature. It is -2.303 नहीं आएगा क्योंकि ln है ना. फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ. It is minus RT log K. तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो. 3O2 gives 2O3 for the above reaction at 200 Kc is found to be this. Okay, इतना कम. If the concentration of O2 at the equilibrium is 0.04, then the concentration of O3 will be dash. बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो. K का क्या फॉर्मूला आएगा बताओ. प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर ना. बताओ K का कितना वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻59. O3 का वैल्यू कितना है वो तो पता करना है ना. Yes. O2 का वैल्यू कितना है. O2 का 4 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब ना. 4 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब. 4 का क्यूब कितना होता है और 2 का क्यूब 10⁻⁻6 हो जाएगा. 64 इंटू 3 करो बच्चों 192 ना. 192 इंटू 10⁻⁻65 ना. इज इक्वल टू O3 का स्क्वायर. तो
इसको 192 को मैं 119.2 करके 10⁻⁻66 कर दूं। 64 66 नहीं होगा, 64 हो जाएगा ना। हाँ 64 होगा फिर एक 3 और का, decimal। हाँ, और फिर अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो 19 का स्क्वायर मतलब 4 पॉइंट 32 समथिंग, और 64 का 32 हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन थर्ड आएगा। समझा सबको? जी दिस इज द एंड ऑफ विच टॉपिक? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। equilibrium। अभी हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे सुबह वाला, ठीक है। टेक 5 मिनट्स ब्रेक। बाय सर। बाय बेटा, बाय। 5 मिनट्स